बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशिमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। से मिला आपको गुड मॉर्निंग। और जैसे जैसे हमने देखा कि सियासी दर्ज हरारत बढ़ रहा है, वहीं पर हमने देखा है कि रूटीन में जो वेदर है उसमें दर्ज हरारत कम हो रहा है, और लेकिन आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है। आलूदगी में इजाफा हो रहा है और अभी जो लिस्ट जारी की गई है उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, रोशनियों का शहर कराची, आलूदगी में दूसरे नंबर पर आ गया है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाट आर वी डूइंग टू आवर एनवायरनमेंट। इसमें मैं किसी सिस्टम, किसी गवर्नमेंट को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराने से पहले अपने रोल के ऊपर बात करूंगी। हम किस कदर, वो चाहे सौती आलूदगी हो, वो आवाज़ के साथ साथ फ़िज़ाई आलूदगी हो, वो ज़मीनी आलूदगी हो, मतलब हर तरह से कहीं ना कहीं हम इतना पीछे चले गए हैं कि हम अपना रोल सोचते ही नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते ही नहीं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ लाहौर में भी आलूदगी बढ़ गई। लाहौर गुज़िश्ता चंद दिनों में आपने देखा कि नंबर 1 पर भी आ चुका था, और अब चूँकि मौसम थोड़ा बेहतर हो रहा है, बारिश हुई है, तो उसके बाद हालात कुछ बेहतर हैं। लेकिन स्मॉग इसीलिए होती है क्योंकि आलूदा तरीन सिचुएशन यहाँ पर बढ़ती जा रही है। कराची इस वक्त नंबर 2 पर है, लाहौर नंबर 1 पर रहा है और अभी भी टॉप 10 में है। तो ये जो सिचुएशन हमने देखी है दिल्ली के हवाले से, चाइना में हमने बातें सुनी होती थी कि दिल्ली की बातें सुनते थे, लेकिन अब हमने देखा कि हमारे बड़े शहर लाहौर, कराची इसमें शामिल हो चुके हैं। बिल्कुल। इसी के साथ हम अपनी ज़रा पॉलिटिकल, जिसे कहते हैं ना कि सिनेरियोज की भी बात कर लेते हैं। और पॉलिटिकल सिनेरियोज में कल पीडीएम का अहम इजलास हुआ है, अहम फैसले किए गए हैं और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको जवाब दिए गए। बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐसा कहा है कि अगर इस्तीफे आए तो फिर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इलेक्शन करवा दूंगा दोबारा से। तो ये तमाम बातें हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। क्या इसके ऊपर कानूनी राय हो सकती है और क्या हो सकता है आइंदा पीडीएम के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, लेकिन अभी नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। 13 दिसंबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर ही जलसा होगा। पीडीएम का असम्बलियों से इस्तीफे देने से इनकार। 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के अरकान अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन को जमा करा दें, मौलाना फजल रहमान का ऐलान। ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत गिराने के लिए कसम खा ली, कहा चोर दरवाजे से आने वाले हुक्मरान कबूल नहीं, उन्हें लाने वाले जल्द जान छुड़वा लेंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर, 24 घंटों में 60 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में मरीजों की तादाद 4,26,142 हो गई। अदाकारा नीलम मुनीर भी कोरोना वायरस से मुतासर। दुनियाई मौसीकी के बेताज बादशाह और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री हासिल करने वाले राहत फ़तेह अली खान अपनी 40वीं सालगिरह आज मना रहे हैं। जी, ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का, और सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं कल होने वाली तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से। मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मुख्तलिफ जगहों पर जो रहनुमा जिनको मौका मिला उन्होंने बात की। वो अपोजिशन के भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, आपको दिखाते हैं। 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अरकान अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा दें। एक धांधली वाला निजाम, एक निजाम जो है जो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया है। पाकिस्तान के तमतूलो अर्ज से सारे फ्रॉडिये और ठग इकट्ठे करके हमारे हुक्मरान बना दिए। हम इस निजाम को नहीं चलने देंगे। इस हुकूमत की नाकामी ही है कि पहले दिन से इनको ये बात समझ नहीं आई। ये खुद भी अपोजिशन में रहे हैं, जो रवैया हुकूमत का उस तरफ था वही रवैया अपनाते तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। इस हद तक बौखलाहट है कि हमारे प्यारे वज़ीर आज़म साहब आम कुर्सियों वालों को धमकियाँ दे रहे हैं, लाइटिंग वालों को धमकियाँ दे रहे हैं, वो जो माइक सिस्टम वाला होता है उसको धमकियाँ दे रहे हैं। इस हद तक जो आए हैं तो इसका मतलब है कि ये इनके दिन जो हैं गिने जा चुके हैं। ये आप किस किस्म के सवाल करते हैं भाई, क्यों डिफेंसिव? हम तो अटैक मोड। तो भाई नवाज ने आखिर में कहा है कि भाई किस किस्म के सवाल, क्यों मैं डिफेंसिव लग रही हूँ आपको, हम तो अटैकिंग मूड में हैं। अच्छा, तो वैसे मुझे नहीं लगा कि वो डिफेंसिव हैं। ये सवाल वाकई में पूछा गया, जिस तरह से वो तकारीर कर रही हैं और कई जलसों से कर रही हैं। रानुमा है जिन्होंने वाकई में
हुकूमत को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया और बहुत ओपन होकर वो किया है। लेकिन वो मेरा ख्याल है जो सवाल सहाफ़ी कर रहे थे उनका मकसद ये था कि मरीम नवाज ने उस तरह से ओपनली इस्तीफों की बात ना पीपल्स पार्टी ने की। उन्होंने कहा कि जो मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं हम उनके साथ खड़े हैं, तो इसमें लग रहा था कि सारा कुछ मौलाना फजलुर रहमान पे वो डाल रहे हैं कि ये कह रहे हैं तो हम भी इनके साथ हैं, मतलब अपने मुंह से बात कहना थोड़ा सा सहाफ़ी की साइड से आपकी एक्सप्लेनेशन मान लेती हूँ, लेकिन मरीम नवाज ने तो वाज़ेह ये कह दिया। अब जब इस्तीफों की बात हो रही है तो जाहिर है हुकूमत का बयानिया आज सामने आना भी ज़रूरी है। बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की, जिन्होंने कहा कि अपोजिशन की असम्बलियों से जो इस्तीफ़ों की धमकी है उसका हम पर कोई असर नहीं होगा, अगर उन्होंने इस्तीफ़े दिए तो हम दोबारा इलेक्शन करा देंगे। इमरान खान साहब ने अखबारात के एडिटर से मुलाकात की और फिर उसके साथ साथ मुल्की हालात पर ब्रीफिंग भी थी। और इस मौके पर वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि लाहौर जलसे की इजाज़त तो नहीं है कानूनी तौर पर, लेकिन हम उसको रोकेंगे नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन और मशीनरी यूज़ नहीं होगी कि ना को आम आदमी और अपोजिशन। उन्होंने ये भी कहा है कि संजीदा ले रही है क्योंकि SOPs की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और इस्तीफ़ों से मुतल्लिक भी उन्होंने ये कहा है कि अपोजिशन से ज़्यादा मैं पुरएतमाद हूँ इस वक्त। और फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन हमें उलझाना चाहती है, जो इस्तीफ़ा देगा उस हल्के में ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। इस्तीफ़े देना अपोजिशन का हक है, ताहम NRO नहीं दिया जाएगा और ना ही ये गवर्नमेंट का हक है कि वो NRO दे। ये बात मैंने खुद ऐड कर दी है क्योंकि हर दफ़ा मैंने ये पहले भी बोला था, प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी बात करते हैं उनकी हर स्पीच में ख़ास तौर पर खताबात में NRO का जिक्र ज़रूर होता है। तो अब एक हमें मुमताज़ बना ही लेना चाहिए कि 2-2.5 सालों में उन्होंने कहाँ नहीं दूंगा NRO हर जगह पर उन्होंने एक ही बात कही है। और लेकिन अब सिचुएशन यहाँ पर ये नजर आ रही है कि इस पे जो है ना वो यू टर्न भी नहीं होगा, डिसीजन चेंज देखें अब इतनी ज़्यादा हद तक चले गए हैं, 2.5 साल हो चुके हैं इस सिचुएशन में। हमने देखा है कि कन्फ्रंटेशन की सूरत आ रही है। एक दिन भी जब से ये हुकूमत बनी है हमने नहीं देखा कि कहीं पर भी एक पेज पर बात करते हों या इकट्ठे होते हों अनटिल अनलेस को मुल्की सलामती की सूरत हाल हो। इसके अलावा कहीं पर भी हमने नहीं देखा कि ये सिचुएशन बेहतर हो रही है। अब कहा जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से भी और हुकूमती जो अरकान है कि हम डायलॉग कर सकते हैं किसी बात पर भी, लेकिन इस सिचुएशन पे हम लोग फिर भी नहीं आएंगे कि NRO हमने नहीं देना। बिल्कुल। दूसरी तरफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराही इजलास के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो गई। सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने तमाम जमातों, कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान को अपनी पार्टी क़यादत को इस्तीफ़े जमा कराने की हिदायत दी हैं। ये वही बात है कि लाहौर जलसे के बाद अब PDM के साथ मुंसलिक तमाम जमातें जो हैं वो रिज़ाइन करेंगी और रेजिग्नेशन का सिलसिला तो शुरू भी हुआ, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया कि मुस्लिम लीग नून के कुछ अरकान ने रेजिग्नेशन भेजना शुरू भी कर दिए। इस पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से हर हलके में, मीडिया के हलकों में, सियासी हलकों में ये बात की जा रही है कि पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या रहेगा, क्या वाकई में वो रिज़ाइन कर देंगे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा स्टेक भी है एक पूरे सूबे की हुकूमत उनके पास है, और फिर रिज़ाइन करने के इम्पैक्ट्स क्या एक्सपेक्ट कर रही है PDM, दैट्स अनदर। और इसके साथ साथ सेनेटर्स जो हैं क्या वो भी इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे, इस तमाम सिचुएशन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर पीपल्स पार्टी से सहर कामरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सहर साहिबा। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सहर साहिबा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं PDM के कल होने वाले जो इजलास की, ऐसा लगा कि इस वक्त बात तो की जा रही है कि असम्बली से हम इस्तीफ़े दे देंगे, लेकिन सेनेटर्स के हवाले से बात की जाए कि सेनेट में शायद इस्तीफ़े नहीं होंगे। ये क्या सिचुएशन है? पीपल्स पार्टी की स्टांस जो है कुछ क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर पोजीशन है। देखिए बाकी की सेनेट को उससे तो इस्तीफों की जरूरत नहीं है, इस्तीफों की जरूरत है नेशनल असेंबली से, प्रोविंशियल असेंबली से। तो बिल्कुल जो है वो इस्तीफे होंगे। और आप ये देखें, आपने जिक्र तो किया कि PMLN के इस्तीफों का, पीपल्स पार्टी के इस्तीफे भी सरफेस कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अली हैदर गिलानी ने इस्तीफा दिया है, इसी तरीके से अगर रफीउल्लाह ने इस्तीफा दिया है। तो ये तो अभी मतलब कल ऐलान हुआ है, तो इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। हाँ, मैं आपको ये जरूर बताना चाहती हूँ कि अब जो है वो PDM इमरान खान अहमद न्याजी को NRO नहीं देगी। अच्छा, PDM इमरान खान को NRO नहीं देगी, ये बड़ी बात की आपने सेनेटर साहिबा। इस पर हम आएंगे और आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। PMLN से हमें ज्वाइन किया है MNA हैं अली परवेज़ मलिक साहब, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली परवेज़ साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का शुक्र जी। अली बताइएगा कि ये जो बात की जा रही है कि अब PDM हुकूमत को NRO नहीं देगी और रेजिग्नेशंस में ऑब्वियसली जो मेंबर्स असेंबली हैं उनका इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन आप ये भी देखिए कि इन रिजाइंस का इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि असेंबली तो चलती रहेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल वाजे कर दिया कि मैं दोबारा ज़िमनी इंतखाबात करा दूंगा। सीमल, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर दिया।
देखिए, बात इस तरह से है कि ये जो इस्तीफे या जो सीटें होती हैं, ये तो पार्टी की अमानत होती हैं। जो चीज़ हमें सोचने की ज़रूरत है वो ये है कि ऐसा पिछले 2 साल के अंदर इन नालायक हुक्मरानों ने ऐसा क्या कर दिया कि ना सिर्फ सारी ऑपोजिशन की जमातें यूनानिमसली इस एक्सट्रीम स्टेप की तरफ जा रही हैं, पर इसके साथ साथ जो लोग हैं वो एक भरपूर अंदाज के अंदर इस तहरीक के सपोर्ट के लिए अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। तो इनको ये भी तो सोचना चाहिए ना, यकीनन इन्होंने भी कुछ 2 साल के अंदर कोई ऐसा किया होगा जिससे कि पूरा का मुल्क जो है वो इस वक्त सड़कों पे आने को फिर रहा है। तो ये इंट्रोस्पेक्शन हुकूमत को मेरा ख्याल है करनी चाहिए। अब जहाँ तक आपका सवाल कि जी इस्तीफों से क्या इम्पैक्ट होगा, तो बात इस तरह से है सीमल के ये जो सिस्टम, जो जमहूरी सिस्टम या पार्लियामानी सिस्टम होता है, ये एक तरफा ट्रैफिक तो हो नहीं सकती। इसके अंदर ऑपोजिशन को और हुकूमत को इकट्ठे चल के मुल्क की बेहतरी के लिए, पॉलिसी की डेवलपमेंट के लिए आगे अपना फ्यूचर कोर्स वहाँ पे थ्रैश आउट करना होता है। जब ये सारे का सारा सिस्टम कुछ डिलीवर ना करे और लोगों की तकलीफ का कोई अजाला ना कर सके, तो सिस्टम को डिसमेंटल करके दोबारा रीएरेक्ट करने की जरूरत होती है। और जब अब ऑपोजिशन ये इकट्ठे होकर इस्तीफे देगी और एक फेज्ड मैनर के अंदर, इस्तीफा तो आखिरी स्टेप है ना, उससे पहले लॉन्ग मार्च है, वो इस्तीफे पार्टी की क़यादत के पास जमा होंगे, जो वो मुनासिब समझेगी पीटीएम की बाकी पार्टी के साथ मुशावरत के साथ, ये उनको इस्तेमाल कर लेगी। बिल्कुल ठीक है आपकी बात अली परवेज साहब। आपने कहा कि बेसिकली इस्तीफों की आगे हद तक हमने जाना है और अभी मतलब पहले भी बहुत से स्टेजेस हैं जिस पर हमने कवर करना है। सहर साहिबा, आप ये बताइए कि जिसने अली परवेज साहब कह रहे हैं कि इस्तीफे एक नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे, अभी और भी तहरीक भी है, आगे लॉन्ग मार्च भी है, लेकिन इसके साथ तहरीक अदम एतमाद की बात कल वज़ीर आज़म ने की कि अगर आपको हम हुकूमत पर एतमाद नहीं है, तहरीक अदम एतमाद ले आएँ, इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वहीं पर क्लियर हो जाएगा सब कुछ। बात ये है कि अब इमरान खान अहमद जावेद साहब अपने आप को मशवरे दें। अब अपोजिशन को मशवरे देने का जो है ना वक्त गुजर चुका है। इस वक्त तो वक्त हिसाब आ पहुंचा है, उनको जवाब देना है अपने तमाम जराइम का। अब हम उनको भागने भी नहीं देंगे और उनसे जवाब भी लेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, उनको एनआरओ भी नहीं देंगे। देखिए, बात यह है कि वो शख्स है जो कि अहम तरीन कौमी सलामती के मामला से आके जो है अपोजिशन के साथ नहीं बैठा। जहां अपोजिशन ने आगे बढ़ के जो है वो कहा कि हम कौमी मफाद में हम इन इश्यूज के ऊपर पार्लियामेंट में बात करना चाहते हैं, तो इससे जमहूरियत को अंडरमाइन किया है। तो ऐसे शख्स के साथ जो है वो मैं नहीं समझती कि अब कोई गुंजाइश है कि हम बोले जी नो कॉन्फिडेंस। देखिए, जो इलेजिटिमेट इसने कर दिया है पूरे अपने जो है सिस्टम को, इसको जाना ही होगा। अब जो है वो एक जो है बीमार ज़दा जो है वो जो काबीना इससे बनाई हुई है वो, और एक नो कॉन्फिडेंस जो है वो मामला को हल नहीं करेगा। अब ये पूरे सिस्टम को जो है ना रिफाइन होना होगा और फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होने होंगे। ठीक है, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होने होंगे। सेनेटर साहिबा आप ये कह रही हैं, अली परवेज आपकी तरफ आऊँगी मैं। अली, ये जो सहर साहिबा कह रही हैं कि फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शन होने होंगे, वो तो तब पॉसिबल होगा ना कि जब रेजिग्नेशन सबमिट हों, असेंबलीज डिज़ोल्व हो जाएं। लेकिन आप लोगों के रिज़ाइन के बाद असेंबलीज तो डिज़ोल्व नहीं होंगी। गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम देख लेंगे इसको क्या करना है। उससे पहले आपने लाहौर जलसे का जिक्र किया, लॉन्ग मार्च का जिक्र किया, क्या तैयारियां हैं PMLN की तरफ से? होस्ट करने जा रही है PDM का बड़ा जलसा? जी बिल्कुल, और उसका एक ट्रेलर जब मरियम साहिबा ने आपने देखा कि वो टीकी रोड के ऊपर जब वो दरोगे वाले से लेके शादरा तक गई, तो जिस तरह से एक अवाम का समुंदर बाहर निकल के आया और सारे इस्तकबालिया कैंप जो रास्ते के ऊपर बने हुए थे वो जलसों की शक्ल इख्तियार कर गए, तो मेरे ख्याल से हुकूमत को, जो मैंने आपको पहले भी आपके सवाल में बात कहा कि ये सोचने की जरूरत है कि उन्होंने कितनी जिंदगी मुश्किल कर दी है यहाँ पे एक आम आदमी के। इस तरह से लोग कमांड के बाहर आ रहे हैं और अपनी जो हकीकी क़यादत है, जो उनकी नुमाइंदगी कर रही है, जो उनकी ग्रीवेंसेस का अजाला करने के लिए कोई एफर्ट कर रही है, उनके साथ खड़ी हुई है। तो ये ट्रेलर तो मेरा ख्याल है सबने देख लिया है और आप ये जानती हैं कि इस एनवायरनमेंट के अंदर हो रहा है। जब आज के जो कम ज़र्फ हुक्मरान थे, पहले क्या हमें बताते थे कि हम कंटेनर भी देंगे और कीमे वाले नान भी खिलवाएंगे, आज इन्होंने कुर्सियां भी नहीं दे रहे। क्यों खाने तक में एक खाना आता है, उसके अंदर झूठे मुकदमे PMLN के वर्करों के ऊपर पकड़ धकड़ का सिलसिला जो शुरू किया हुआ है, उसके बावजूद आपको ये भरपूर पार्टिसिपेशन नजर आ रही है। तो इनको क्या तसल्ली रखें, अभी तो सिर्फ ट्रेलर आया और इंशाल्लाह फिल्म बाकी है। लेकिन अली परवेज साहब, मामला यहाँ पर रूटीन का नहीं है ना, वो कोरोना के हवाले से जो SOPs हैं उसके ऊपर ही इजाज़त नहीं मिल रही है जलसों की।
वो अलग बात है कि कहाँ पर गैदरिंग्स हो रही हैं, कहाँ पर नहीं, लेकिन कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर जिस सिचुएशन है, अदालत का भी हुक्म है कि जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए, उसी की बिना पर ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ज़बान में उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अगर ये कोरोना की वबा की वजह से ये एहतजाज को रोकना चाहते हैं तो पर्चा भी तो कोरोना का ही देंगे ना, उसके ऊपर 16 MPO का और दहशतगर्दी के जो पर्चे दे रहे हैं उसको जरा मुझे जस्टिफाई कर दें। बात इस तरह से है कि ये बदनीयत है क्योंकि इनकी टांगे कांप रही हैं, तो अब ये फर्क ढीले बहानों के पीछे छुपना चाहते हैं। और ये कोरोना की वबा के ऊपर अगर इनको इतना ही कंसर्न था तो क्यों नहीं जब सारी पार्टीज ने इनको कहा था कि जी इकट्ठे होकर एक जॉइंट नैरेटिव बनाएं, एक जॉइंट एक्शन प्लान बनाएं जो सारी की सारी पॉलिटिकल ओनरशिप ओन करे और उसके बाद वो एजेंडा, वो पॉलिसी पेपर NCOC जो एक इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म है उसको दे दें और वहां से जाके इसको इम्प्लीमेंट करें। तो वहां पे क्यों रद्द किया था? ये अगर इतने खलूसे दिल से अगर ये मुल्क के मसाइल को हल कराना चाहते तो क्या अवाम बेवकूफ है कि वो इस तरह से अमंड के बाहर आ गई है ऑपोजिशन की जमातों के साथ? तो ये झूठे बहाने हैं, इनको हमें इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए अपनी जानों को भी अगर रिस्क पे डालना पड़ा। देखें सारी की आदत है, पीपल्स पार्टी की चाहे PML NCO वो भी तो बाहर है ना, वो अगर इससे छुटकारा हासिल करने की जो भी हिफाजती तदाबीर है उसके अंदर रहते हुए भरपूर एहतजाज करेगी। सहर साहिबा फाइनल वर्ड लेना चाहूंगी। अली आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अवाम अब तंग आ चुके हैं, वो अपनी महंगाई से, मईशत से, अगर उन्हें सियासत से कुछ लेना देना नहीं भी है तो अपने हालात से तंग आ चुके हैं। सेनेटर सहर साहिबा आपकी तरफ मैं आऊँगी। लाहौर का जलसा अब फाइनल स्टेज है, उसके बाद लॉन्ग मार्च होगा। पीपल्स पार्टी या PDM आपके ख्याल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या लॉन्ग मार्च में ही आपको आपके मतलूबा नताइज मिल जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है जो जितनी मुतहरिक सिविल सोसाइटी और पाकिस्तान के अवाम है जो ये कोविड की बात करें, मैं जरूर सिमिल कहना चाहूँगी कि कोविड को देख के कहाँ आपको संजीदगी नजर आती है। क्या हम भूल जाए कि एक दिन पहले जो है KP टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर 7 अफराद ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनकी डेथ हो गई। क्या हम ये भूल जाए कि इस वक्त टेंथ के अंदर जो है वहाँ का अमला जो एहतजाज कर रहा है? क्या हम ये भूल जाए कि कोविड की ये बात करते हैं, NICVD पे पहले कब्जा करने की कोशिश की, अब छापे मार रहे हैं? क्या हम भूल जाए कि कोविड के दौरान महंगाई, जब दवाइयों की कीमतें जो है वो 500 गुना बढ़ गई हैं? क्या हम ये भूल जाएं कि मुफ्त इलाज की सहूलतें खत्म हो गई हैं? देखिए बात यह है कि ये इस हुकूमत की किसी बात का एतबार नहीं है। आज हर तबका एहतजाज कर रहा है। आप तलबा को ले ले, आप ताजिर को ले ले, आप जो है मजदूर को ले ले, लोग परेशान हैं अपने हालात जिंदगी से। जी, तो फिर अब आप ये देखें कि हम पर बहुत ऑपोजिशन के ऊपर बहुत प्रेशर है। हम घर से बाहर निकलते हैं तो हर शख्स हमसे सवाल करता है। इनको तो पता ही नहीं है, वजीर आजम जिस फ्रेम ऑफ माइंड में, उनको एहसास ही नहीं है कि आपकी निस्फ ज्यादा आबादी सतह गुर्बत से नीचे चली गई है। आप 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके आए थे, आपने 1 करोड़ 37 लाख लोग बेरोजगार कर दिए। आपने मुल्क की मईशत को जो ना तबाह कर दिया, अंडा मुर्गी कह के ऑमलेट बना दिया और आपको एहसास नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि वो जो फरमान है ना उनके, कि कौन से ड्रामे देखें और कौन सा जो है वो नशा जो है वो परेशान करता है और पूरी कौम को नकारा कर देता है, उसके ऊपर वो गौर करें और सोचें कि उनके ड्रामों ने कहाँ तक। ठीक है सहर साहिबा, आपकी बात, आपका पॉइंट हमारे सामने आ गया कि इस वक्त सिचुएशन आपके मुताबिक लोग परेशान हैं इसलिए बाहर निकल रहे हैं। अली परवेज साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से इस्तीफ़ों की बात हो रही है, एक दफ़ा फिर से अगर यही देखा जाए कि इस्तीफ़ों की स्टेज पर आपने कहा बाद में आएगी, लेकिन कल खान साहब ने कह दिया है कि इससे पहले एक स्टेज आ सकती है तरीके अदम एतबाद, उसके बारे में कोई कल डिस्कशन नहीं हुआ PDM में? क्योंकि उस पर अगर बात हो जाती तो वहाँ से भी कुछ सिचुएशन क्लियर होती। मेरे भाई यकीनन सारी ऑप्शंस वहाँ पे कंसिडर हुई होंगी और उसके बाद जो लीडरशिप ने बेहतर कोर्स ऑफ एक्शन समझा होगा उसी को अडॉप्ट किया होगा ना। मुझे बताएं, जब हमारे पास ये इन्होंने सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन आया और इमरान खान साहब कहते थे कि जी हाथ खड़े करके दिखाएं कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं, और हम हॉर्स ट्रेडिंग को रद्द करना चाहते हैं, तो आपने देखा नहीं कि इस नालायक हुकूमत ने वहां पे किस तरह से कैंडिडेट्स को ब्लैकमेल करना चाहा और क्या क्या कुछ नहीं किया। तो मेरे ख्याल से सारी चीजों को मद्देनजर रख के जो बेहतर कोर्स ऑफ एक्शन उन्होंने अडॉप्ट किया है वो हमें उसके पीछे लबैक करना चाहिए। एज लॉन्ग एज मकसद क्लियर हो, रास्ते तो बड़े थे जो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। पार्टी जो फैसला क़यादत ने किया है हमें उसके पीछे लबैक जो फैसला क़यादत करेगी। जी अली, हर जो ऑप्शन है वो अभी ऑन द टेबल है और आज फिर इजलास है स्टीयरिंग कमेटी का, उसके अंदर सारी चीजों को कंसिडर किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली परवेज, आप हमारे साथ मौजूद थे। सहर कामरान साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे।
बात करने का उनका मतलब यही था कि पार्टी क़यादत जो भी तय करेगी, वो चाहे पीपल्स पार्टी है, वो चाहे PMLN है या PDM की 11 जमातें हैं, तमाम लोग लंबाई करेंगे। और ये रेजिग्नेशन जो सबमिट कराने की बात की गई है ये असेंबलियों में नहीं है, ये पार्टी क़यादत को है। उसके बाद पार्टी क़यादत क्या डिसाइड करेगी, बेसिकली 31 दिसंबर तक तमाम जो अरकान है वो अपनी अपनी पार्टी की क़यादत को जब जमा करवा देंगे, वहाँ से और स्टांस क्लियर हो जाएगा कि तमाम वाकई एक पेज पर हैं इस्तीफ़ों के हवाले से, और जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो पेश भी कर दिए जाएंगे स्पीकर के पास, और फिर एक लंबा प्रोसेस होता है उसमें, जब आगे दोबारा काउंटर होगा तो फिर वो आइनी तरीकाकार है, उसके तहत भी सब कुछ होना है। तो ये भी एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन जनवरी में एक बात तो सामने नजर आ रही है कि लॉन्ग मार्च तो होने वाला है। लॉन्ग मार्च होने वाला है, लाहौर का जलसा पहले इंपॉर्टेंट और उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च, और हम तो आपको अपडेट करते ही रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। जो वबा है वो फैलती जा रही है। पाकिस्तान में मजीद 60 अफराद कल जान की बाजी हार गए और ये मरने वालों की कुल तादाद अब 8,547 हो चुकी है, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर अगर देखा जाए गुज़िश्ता एक महीने में ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ग्राफ बढ़ता जा रहा है। नेशनल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के मुताबिक कोरोना मजीद 2,963 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मुतासरीन की मजमूई तादाद 4,26,142 तक पहुंच गई है। सिचुएशन क्रिटिकल हो रही है और उसकी रीज़न ये भी है कि लोग एहतियात नहीं कर रहे, लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र जो गवर्नमेंट इकदाम कर रही है वो है स्मार्ट लॉकडाउन का, और लाहौर के 55 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। बिल्कुल, और इनमें शादमान कॉलोनी, अनारकली टाउन, PWD और टेम्पल रोड की गलियां भी शामिल हैं। स्मार्ट लॉकडाउन है, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है, फिर जुबैदा पार्क, इशरा, सुल्तानपुरा, मदीना कॉलोनी, गुलशन रावी की गलियां, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। इसके अलावा मोहर शरीफ, बिलाल स्ट्रीट की गलियों में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान ने, जो कि मामले खुसूसी बराए सेहत हैं, उन्होंने कहा कि कोरोना के बायस होने वाली अमवात में तशवीश का इजहार करते हुए कि इदारे, महकमों के सरबराह SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। एंड गवर्नमेंट बार बार ये जो रिमाइंडर दे रही है कि SOPs को फॉलो करें, इदारे करें, तमाम लोग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो SOPs को फॉलो करें, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि लोगों में अवेयरनेस दी जाए। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ये भी कहा कि दूसरी वेव जो है वो अब शिद्दत पकड़ती जा रही है और हर शोबा ज़िंदगी पर इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। बीमारी की रोकथाम के लिए आसान तदाबीर हर शख्स अपना सकता है, और एक बार फिर उन्होंने शहरियों से अपील की कि अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेहत का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ बार बार धोएं, और अगर आप मास्क नहीं पहन रहे तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और मैं बार बार किसी और की बात नहीं करती, मैं अपनी और अबूजर की बात करती हूँ और मिसाल देती हूँ कि हम सोशल डिस्टेंस के ऊपर बैठे हुए हैं। दैट इज़ द रीज़न दैट वी डोंट यूज़ मास्क ऑन TV, और हमने मेक श्योर किया कि हम अपना डिस्टेंस मेंटेन रखें ताकि SOPs को फॉलो हो। और जैसे ही यहाँ से हम बाहर जाते हैं हम मास्क पहन लेते हैं। अबूजर साहब तो पूरा अपना डिसइंफेक्ट वाटर, सैनिटाइजर सब कुछ साथ लेकर बैठे, क्योंकि ये है लाइफ। SOPs को हमने फॉलो करना है। मैक्सिमम आप अपनी कोशिश कीजिए तब तक जब तक वैक्सीन सबको नहीं मिल जाती, क्योंकि अब इसका कमर्शियली आगाज़ तो हो चुका है और ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी मस्बत खबर है कि UK में इसका आगाज़ हुआ। फाइज़र जो वैक्सीन है वो अब लग चुकी है। दुनिया में आलमी वबा कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन 90 साल खातून को लगाई और कल से कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ भी UK में हो चुका है। बिल्कुल, 90 साल खातून मार्गरेट को फाइज़र और BioNTech की कोरोना वैक्सीन लगा दी गई है। और फिर इसके साथ साथ इंग्लैंड यूनिवर्सिटी अस्पताल को वेंट्री में कोरोना वैक्सीन वहाँ भी लगाई गई है। फिर ख्याल रहे कि अमरीकी और जर्मन दवासाज कंपनियों ने यह दावा किया है कि इनकी कोरोना वैक्सीन किसी भी नुकसान के बगैर 95% तक इफेक्टिव है, जबकि गुज़श्ता हफ्ते बरतानिया ने वसी पैमाने पर इस वैक्सीन की इजाज़त भी दे दी थी और उनके जो प्रॉपर डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने इसको अप्रूव भी कर दिया। बिल्कुल, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में भी वैक्सीन की बात हो रही है कि पाकिस्तान में वैक्सीन भी इंशाल्लाह जनवरी तक इसका मिलना शुरू हो जाएगी। चाइनीज़ वैक्सीन की बात की जा रही है क्योंकि उसके भी ट्रायल हो रहे हैं पाकिस्तान में। फिर रशियन वैक्सीन के जानिब से, रशियन वैक्सीन के ऊपर भी बड़ी पेशरफ्त है, गवर्नमेंट की तरफ से उनके भी हमें ऑफ़र मिली कि आप हमारी वैक्सीन भी यूज़ करें। तो ये मस्बत पेशरफ्त है वैक्सीन के हवाले से, लेकिन अभी भी 2 से 3 महीने लग सकते हैं। तो जब तक ये वैक्सीन सबको अवेलेबल नहीं होती है, एक चीज़ आपने फॉलो करनी है, वो है SOPs को ज़रूर फॉलो करना है। बिल्कुल, SOPs फॉलो ज़रूर करनी है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आज के दिन की मुनासिबत से बात करते हैं। आज 9 दिसंबर है और आज आलमी शोहरत याफ्ता गायक सुरों के
सरताज बादशाह उस्ताद राहत फ़तेह अली खान अपनी 46वीं सालगिरह मना रहे हैं। पाकिस्तान के नामवर गुलकार उस्ताद राहत फ़तेह अली खान को 2019 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से मौसीकी के शोबे में PhD की डिग्री से भी नवाजा किया और उन्होंने अपने मुल्क और ख़ानदान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के ये भतीजे हैं और उन्हीं के साथ उन्होंने जब नुसरत फ़तेह अली खान साहब जब कवाली करते थे तो पुरानी वीडियोज़ में अगर देखें 90s की तो ये साथ बैठे होते थे उनके, और उनके साथ बैठ कर इन्होंने सीखा है, वो उनके उस्ताद हैं। तो जब इतने बड़े आपके उस्ताद हों तो फिर जो शागिर्द होता है उसका भी नाम यकीनन बड़ा होता है। और मौसीकी के घराने में फिर उन्होंने आंख खोलने की वजह से सुर, संगीत, रागीनियाँ और उनकी तमाम वो चीज़ें सीखी। तो क्या हम सुबह सुबह पाकिस्तानियों को राहत फ़तेह अली खान का कुछ सुना रहे हैं बुजुर्ग? सुनाना तो चाहिए क्योंकि आज उनकी बर्थडे भी है, तो फिर उस हवाले से, क्योंकि अगर बात करें सुनाने की और सुनने की, तो बेसिकली हमने ये देखा है कि गुज़िश्ता कई साल से वो जो भी बड़ी शादी हो या इवेंट हो उसमें ज़रूर हिस्सा होते हैं। पाकिस्तान का नेशनल या इंटरनेशनल खत्म हो गए ना, लाइव इवेंट्स में, लेकिन वो जाते रहते हैं। खत्म हो गए, खत्म होने से मेरी मुराद बहुत कम हो गए। जब एक वक्त था कि बहुत ज़्यादा होते थे, फिर वो कम हो गए। तो अब गैदरिंग्स जो है वो शादियों पे या इस तरह प्राइवेट जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनके लिए होता है। तो मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि नोमान प्लीज़ कुछ सुबह सुबह राहत फ़तेह अली खान साहब का सुनाएं। इसमें एक चीज़ और भी है कि वो जिस तरह से कमर्शियल उन्होंने गानों में इम्प्रोवाइजेशन लेके आए, वो भी बड़ी अट्रैक्टिव है, लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं। आई थिंक वक्त के साथ चेंज होना चाहिए, फ्यूजन आनी चाहिए, इम्प्रोवाइजेशन आनी चाहिए और फिर ब्रेक भी आनी चाहिए। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने बात की ब्रेक से जाने से पहले कोरोना के हवाले से जो SOPs हैं, और SOPs की खिलाफ वर्जी एक इंडिविजुअल लेवल पे तो हो ही रही है, लेकिन हमने ये देखा कि स्कूल्स कॉलेजेस जिनको बंद किया गया था वो भी कहीं ना कहीं पर इनकी खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। और इसमें सबसे आगे कल हमने देखा शहर कायद में एक स्कूल मालिकान की मनमानियाँ जारी थी और कुछ स्कूल खुले हुए थे, बच्चों को वहाँ पर यूनिफॉर्म के बगैर लाकर पढ़ाया जा रहा था। बिल्कुल, और ये मनाजर आप देख सकते हैं, वो जिसे कहते हैं ना कि यूनिफॉर्म के बगैर सिविल कपड़ों में बच्चे जो हैं वो अपने अपने स्कूल्स में जा रहे थे कि ये मजाक हो रहा है। मुझे आज भी याद है जब ये अनाउंस किया गया था तो शफकत महमूद साहब ने भी, मुराद राज साहब ने भी, सईद गनी साहब ने भी ये कहा था कि किसी तौर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा इन SOPs के ऊपर, एंड ऑल्सो तमाम ट्यूशन सेंटर्स बंद रहेंगे। और शफकत महमूद साहब ने तो ट्वीट किया था कि ऑल इंस्टीट्यूट्स मींस ऑल इंस्टीट्यूट्स, और वो बंद रहेंगे, चाहे वो ट्यूशन सेंटर्स हैं, चाहे वो अब तो ये भी नहीं कह सकते कि समर कैंप लगाया हुआ है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्यों बच्चों की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है? और फिर गवर्नमेंट के रेट क्या है? तमाशा लगा हुआ है यहाँ पर। SOPs को मतलब इग्नोर करके क्या मजाक बनाया हुआ है कोरोना को? कल जब वज़ीर-ए-आज़म से एडिटर्स ने पूछा कि क्यों ऐसे हुआ कि कुछ स्कूल भी खुले नजर आए और मदरसे तो पहले दिन से बंद नहीं किए गए, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी गलत है चीज़, ऐसे नहीं होना चाहिए था। मतलब स्टेट की रिट नज़र नहीं आ रही है उस तरह से कि आप अब एक ऑर्डर आ चुके हैं और ये लोगों की सेहत के हवाले से लिए गए थे कि SOPs की खिलाफ वर्जी ना हो, लेकिन मदरसे हों या प्राइवेट स्कूल्स हों, इंस्टीट्यूट्स हों, ये खुल रहे हैं और छुप कर खुल रहे हैं या फिर ओपनली खुल रहे हैं, ये तो एक अलग ही बात है। लेकिन इस पर स्कूल्स के जो मालिकान हैं वो तो कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, हम लोगों ने पैसे कमाने हैं, लेकिन पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। वो बच्चे उनके परेशान हैं कि हमें स्कूल बुलाया जा रहा है, अगर नहीं जाएंगे स्कूल तो उनको निकाल दिया जाएगा। सूरत हाल क्या है, नदीम मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं स्टूडेंट पेरेंट्स एसोसिएशन के, उन्हीं से हम जान लेते हैं कराची में इस वक्त क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। बहुत शुक्रिया नदीम साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि ये जो डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से आया, अच्छा बुरा हो, इख्तलाफ हो, किसी को ना हो, वो डिसीजन आ गया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया और बच्चों की ज़िंदगी के हवाले से, सेहत के हवाले से ये डिसीजन लिया गया था। अब कुछ स्कूल्स जो हैं वो ज़बरदस्ती अपने स्टाफ को या बच्चों को कराची में बुला रहे हैं, फुटेज भी मौजूद है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, ये बात हम पहले दिन से कह रहे थे कि बच्चों का स्कूल गाया हो गया है और जो थोड़ी मुद्दत के लिए स्कूल खोले गए हैं वो फीसें वसूल करने के लिए प्राइवेट स्कूल के दबाव पर खोले गए हैं। सिर्फ कराची में नहीं, मैं पार्क पे स्कूल है, जौहर मोड़ के ऊपर, नॉर्थ आज़माबाद में, मुल्तान से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, गुलशन हदीद के तमाम स्कूल खुले हुए हैं, बच्चों को बैकडोर से बुलाया जा रहा है सादा कपड़ों में, कई लोग तो यूनिफॉर्म में बुला रहे हैं, उस बात से भी वो नहीं कर रहे कि यूनिफॉर्म में आए, और वो कह रहे हैं जी आपने जो करना है हमारा कर लें, बच्चों को स्कूल आना है और आपने, अब मसला क्या है? मसला ये है कि दिसंबर की फीस और जनवरी की फीस चाहिए।
भले कोरोना फैले या कुछ हो जाए। और ये लेकिन नदीम साहब वो तो ऑनलाइन भी तो फीस जा ही रही थी ना, मतलब पेरेंट्स तो दे रहे हैं फीस, चाहे कम दे रहे हैं, लेकिन फीस तो जा रही है ऑनलाइन क्लासेस की भी। कम नहीं दे रहे हैं, 1 रुपया कम नहीं दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, 10 to 15% इंक्रीज करके दे रहे हैं, एनुअल फीस भी दे रहे हैं। और खुली बदमाशी है कि जी फीस तो आपको देनी पड़ेगी वरना आपके बच्चे का साल जाया हो जाएगा, जबकि साल तो जाया हो चुका है। अब हमें जो कोरोना जिस स्पीड से बढ़ रहा है, हमें ये यकीन है कि जनवरी में या फरवरी में स्कूल खोलने जैसे होंगे? डेफिनेटली नो। मैंने इनसे शुरू से कहा था कि आप 1 अप्रैल से स्कूल खोलें, ये साल आप जो है वो जाया हो चुका। और प्राइवेट स्कूलों को रोकें कि वो बच्चों के वालिदैन को हरास कर पैसे वसूल ना करें। अब जो खवातीन खासतौर पर होती है वो कहती है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर का मसला है, तो उस वक्त मैं डेली बेसिस पर सैकड़ों नहीं हजारों व्हाट्सएप मेरे पास आ रहे हैं कि हमारे ऊपर रहम फरमाइए, हमें से फीस वसूल की जा रही है। अच्छा नदीम साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तमाम पेरेंट्स ऑन बोर्ड हैं, कंसर्न्ड भी हैं पेरेंट्स, और एक बड़ी परसेंटेज 2020 में ये भी रही पेरेंट्स की जिन्होंने अपने बच्चों को ड्रॉप आउट कर लिया फीस ना होने की वजह से, साल ज़ाया होने की वजह से कि साल तो ज़ाया हो गया, अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे कि क्या करना है, उसका भी एक बड़ा नंबर मौजूद है। नदीम साहब, आपकी गवर्नमेंट में किसी से बात हुई है, आपने अपनी ये एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड की है कि इस मसले को भी देखा जाए? एक तरफ तो स्कूल फीस जो आपने कहा जैसे कि बढ़ा कर ले रहे हैं, दूसरी तरफ स्कूल खोल भी रहे हैं सिविल कपड़ों में, मतलब यूनिफॉर्म के बगैर बच्चों को बुला रहे हैं, तो ये ज्यादती नहीं है पेरेंट्स के साथ भी, बच्चों के साथ भी? हमने रिपोर्ट किया है इस मसले को, आज भी रिपोर्ट किया है। और हम अब ये है कि अगर एक आध दिन में हमें इसका रिस्पांस नहीं मिलता तो मंडे को स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन की टीमें जो हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान जो स्कूल खुले हुए हैं, कि हमें तो पता ना, क्योंकि हमारे पास पेरेंट्स हैं, हमारे पास तो व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो मोर देन 30,000 मुख्तलिफ ग्रुपों पे मेंबर हैं, तो वो हमें रिपोर्ट करते हैं, तो हम फिर खुद जाकर जो है ना सही। तो बेसिकली अभी आप रिपोर्ट करने जा रहे हैं, तो ये भी बता दीजिएगा कि ये जो स्कूल्स खुले हुए हैं जिनकी आपको शिकायत आ रही है, वो चेन ऑफ स्कूल्स हैं जिसमें होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्कूल्स की ब्रांचेस होती हैं एक ही नेम के साथ, या ये इंडिविजुअल लेवल पे छोटे छोटे स्कूल हैं जो खुले हुए हैं और उनको फिर निशानदेही की जा रही है? देखिए चेन ऑफ स्कूल्स भी हैं, जो बहुत बड़ी चेन्स हैं वो नहीं है, लेकिन जो छोटी चेन्स हैं 10, 12, 15 स्कूलों वाली वो शामिल है इसमें। चेन्स शामिल हैं और स्कूल्स खोले जा रहे हैं, लेकिन आपने रिपोर्ट कर दी है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है इस पे कैसे रिस्पांस देती है। नदीम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे, और कंसर्न उनका बिल्कुल ठीक है कि पेरेंट्स जो हैं वो एक तरफ साल ज़ाया होने की वजह से परेशान है, दूसरी तरफ फीसें भरने की वजह से परेशान है, ऑनलाइन सिस्टम सेटअप ना होने की वजह से या प्रॉपर तरीके से ना चलने की वजह से परेशान है। तो परेशानियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहीं पर मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट और पेरेंट्स और तमाम मेजर स्टेक होल्डर्स अगर एक साथ मिलकर कुछ डिसाइड करें तो गवर्नमेंट की रेट भी नजर आएगी, और इन स्कूल्स के खिलाफ तो डेफिनेटली एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि डिसाइड तो कर लिया था, डिसीजन ले लिया गया था कि स्कूल बंद करने हैं दिसंबर 23 तक, तो फिर अब क्या हुआ ये देखना होगा, इस पर एक्शन भी लेना होगा। अच्छा, जब ऐसी हम खबरें देखते हैं ना कि जिसमें लगता है कि मतलब गलत किया गया, तो वो ना कहते हैं कि मेरे मुंह का जायका बदल गया है, मेरे मुंह का टेस्ट बदल गया है। अच्छा, उसका एक हल निकाल लिया गया। अच्छा, टेस्ट बढ़ाने के लिए हल ये निकाला है कि एक चम्मच मुतारिफ करा दिया गया है, जो बिलखसूस बच्चे और बीमार अफराद के लिए है, जो नॉर्मली अगर आप इफ यू नॉट फीलिंग वेल या इफ यू डिप्रेस, इवन यूर इमोशनली नॉट फीलिंग वेल, तो आपकी भूख मर जाती है और आप चाहकर भी कुछ नहीं खा सकते। तो ये चम्मच जो है दैट्स द सोल्यूशन फॉर दैट, क्योंकि आपका जायका बढ़ा देता है। अगर मूड खराब हो या फिर आपको कोई वैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ मतलब फिजिकल, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर डिजीज़ के बाद भी आप इस्तेमाल करें। और अगर आपको वैसे ही जायका अच्छा नहीं लगता किसी चीज़ का, या जायका आपका बेहतर नहीं है, कि लोग कहते हैं कि जी मेरे जायके मतलब मुझे खाने में जायका नहीं आ रहा, तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन ये हल निकाला गया, लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है ये मौजूद नहीं है। ये बरकी चम्मच है जो कई तरह के खानों का जायका बढ़ा देता है, और ये चम्मच एक और तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी है और आपको लगता है कि ये जो है ना, इसको तो मैंने अब मोटा कर देना है, मतलब ये तो वेट पुट ऑन कर ले, तो उसको ये चम्मच दे दे, जायका अच्छा होगा, वो खाता जाएगा और उसको मजा आता जाएगा। फिर ये कहाँ से मिलता है? मैंने आपको चाहती हूँ आप मोटे हो जाए। नहीं, मैंने ये खाना ये मैंने लेना ही नहीं है, मुझे पता लग गया है इसका मकसद, क्योंकि अगर देखिए अगर चीज़ का टेस्ट बेहतर लगेगा, वो कहते हैं ना कि एक दफ़ा अगर चीज़ खाएं उसका टेस्ट 100 दफ़ा भी वही रहना है, लेकिन ये फिर 100 दफ़ा आपको खिलवाएगा, इसका ये प्रॉब्लम है। ऐसे ही आप भट्ट साहब हैं, आप खाते रहेंगे, चम्मच हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एनीवेज चम्मच की जरूरत नहीं है, हमें एक ब्रेक की तरफ जाने, दोबारा हाजिर होंगे।
शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ता रहा और चोरी की वारदातें वो भी बढ़ती रहीं, लेकिन एक बार फिर इसमें सिलसिला तेज़ हो चुका है और रवां साल अगर देखा जाए तो 60,000 से ज़्यादा अफराद स्ट्रीट क्रिमिनल्स का शिकार हो चुके हैं। 33,000 से ज्यादा अफराद अपनी मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए हैं। डकैती मुज़ाहमत पर 47 शहरियों को कत्ल कर दिया गया। शहर कायद की ये सिचुएशन फिर से खराब हो रही है क्राइम की, जहां पर शहरी दिन दिहाड़े रात गए गुंजान आबाद इलाकों में भी लुटते फिर रहे हैं। 2019 में अगर बात की जाए तो डकैती मुज़ाहमत पर 44 अफराद को कत्ल और 389 को जख्मी किया गया था। कराची में स्ट्रीट क्राइम से मुश्किल से ही कोई शहरी महफूज रहा होगा। कराची में माह सितंबर में अगर बात की जाए तो स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में इजाफा भी हुआ और रवां साल मोटरसाइकिल के चोरी और छीने जाने के वाक़यात में भी गुज़िश्ता साल की निस्बत 10% इजाफा हुआ है और साल 2019 में 30,506 शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम भी हुए। साल 2020 में ये तादाद बढ़कर 33,876 पर जा पहुंची है। गाड़ी से महरूम होने वाले अफराद की तादाद में ज्यादा कमी रिकॉर्ड नहीं की गई है। साल 2019 में 1726 अफराद से गाड़ियां छीनी गई तो साल 2020 में 1568 अफराद से गाड़ियां छीनी गई। और मोबाइल फोन छीनना तो एक आम सी बात है कराची। बिल्कुल, मोबाइल फोन छीनने की बात की जाए तो 2013 में तो सिचुएशन ऐसी थी कि अगर आप घर से किसी काम निकलते हैं तो ये यकीनी तौर पर आप सोच सकते थे कि मेरा मोबाइल मेरे साथ नहीं होगा। लोगों ने अपने पास मोबाइल अच्छे रखना छोड़ दिए थे। ये थी 2003 में सिचुएशन, लेकिन वो कुछ बेहतर हुई और अब लेकिन फिर एक साल में सूरत हाल फिर एक दफ़ा फिर बिगड़ती जा रही है। 19,637 शहरियों के साथ मोबाइल चोरी और मोबाइल फ़ोन छीने जाने के वाक़यात पेश आ चुके हैं और पिछले साल ये तादाद भी 20,000 से ज़्यादा शहरियों से हो चुकी थी। बिल्कुल, साल 2014 में कराची जराइम के एतबार से दुनिया में छठे नंबर पर था, जहां जराइम की सरगर्मियां ज़्यादा थीं। क्राइम की शरह में बतदरीज कमी से 2015 में कराची 10वें, 2016 और 17 में 47वें, 2018 में 50वें, 2019 में 71वें और रवां साल ये खुशाइन बात है कि 103वें नंबर पर आ गया है। जी, लेकिन 103 नंबर पर आ गया। जी, 103वें नंबर पर आ चुका है। 103 नंबर वैसे तो अगर देखा जाए कंपैरिजन में बेहतर है, लेकिन हमने ये देखना है कि क्या वाकई बेहतर हुआ है और बेहतर हो रहा है या नहीं। लेकिन अब सिचुएशन हमने ये देखी कि गुज़िश्ता चंद माह में हमने ये देखा है कि सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो रही है, तो इसलिए हमें अलर्ट जारी करना है। हमें देखना है कि अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर पुलिसिंग में तो उसको चेक किया जाए कि ऐसी क्या वजह है। अब सर आपको पता है मैं व्हेन आई वेंट टू कराची एंड वहाँ पर मतलब शहराए फैसल के ऊपर ठीक ठाक रश था, गाड़ियाँ रुकी हुई थी एंड आई वाज इन द फर्स्ट लेन एंड थर्ड लेन में एक मोटरसाइकिल सवार पे किसी पीछे से शख्स ने आकर उसको गन पॉइंट पे उसके मोबाइल छीने, उसकी बाइक की चाबी ब्रिज से नीचे फेंक दी एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड। और सबसे पहला रिएक्शन मेरा यह था कि मैंने अपना फोन गाड़ी की सीट के नीचे फेंक दिया। तो मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि लोग किस कदर स्केयर्ड हैं वहां पर। लेकिन ये है कि अब आकर सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो गई है। पीपल आर मोर कॉन्फिडेंट नाउ, थोड़ा सा सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। लेकिन अब ये मामला अब यहाँ पर ये है कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ, ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स थोड़े कम हुए या फिर इसके अलावा जो टारगेट किलिंग के वाक़यात थे वो भी हमें कम देखने में आए हैं। लेकिन अब सिचुएशन अब बदल रही है, एक बार फिर कराची में हालात थोड़े से बदल रहे हैं और IG सिंध ने भी कहा है कि शहर कायद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन के अहकामात पर खुसूसी रिपोर्ट भी तैयार की गई और शहर के 7 अजला में 1000 से ज़्यादा बड़े मनशियात फरोश भी सरगर्म हैं, उसमें ये भी कहा गया है। फिर जिला गरबी का जिक्र किया जिसमें 234, वस्ती में 233 हाई प्रोफाइल मनशियात फरोश की गई, मलीर में 143, कोरंगी में 118 और जनूबी में 114 मनशियात फरोख वहाँ पर मनशियात फरोश हैं। फिर सिटी में 105, शर्की में 90 मनशियात फरोश काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि शहर में 1038 मनशियात फरोश मुनज़्ज़म काम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये तमाम का तमाम रिकॉर्ड पुलिस के नॉलेज में है। बिल्कुल, अब ये पुलिस की नॉलेज में है तो पुलिस फिर करेगी क्या, ये है अहम सवाल और इस पर हमें ये देखना है कि किस तरह से पुलिस इस तमाम मामले को देख रही है। तो फिर क्रिमिनल्स क्यों दंदनाते फिर रहे हैं एक बार फिर कराची में, एक बार फिर क्यों स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा क्राइम में इजाफा क्यों हो रहा है, मनशियात फरोश क्यों बढ़ गए हैं, ये तमाम सवाल हैं कि जो कि इम्प्रूवमेंट आई थी कराची में एक बार फिर कम क्यों हुई है। 2-3 दिन से एक और खबर जो दोबारा से सामने आ रही है वो है भत्ताखोरी के वाकयात के हवाले से कि शहर में फिर से भत्ताखोरी के वाकयात बढ़ने लगे हैं। कारोबारी शख्सियात को भत्ता देने की धमकी दी जा रही है और पुलिस के मुताबिक न्यू टाउन थाने की हदूद में भी ये तमाम सिचुएशन जो है वो देखने में आ रही है। क्यों ये सिचुएशन है इस पर हम बात करेंगे। जावेद कायम खानी कराची से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी।
जावेद, कराची में क्राइम सिचुएशन के ऊपर हम बात कर रहे थे, जहां पर हमने कंपैरिजन किया 2019-2020 की क्राइम रेशो का। वहीं पर थोड़ी सी अच्छी खबर ये थी कि गुज़श्ता सालों के निस्बत सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हुई है। कराची 103 नंबर पर है, बट सिचुएशन अभी भी कंट्रोल नहीं है। शहरी अभी भी लुट रहे हैं, दिन दिहाड़े हो, गुंजान आबाद इलाके हो। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल जी, अगर आप भी 2019 का मुकाबला करते हैं 2020 के साथ, तो इसलिए थोड़ा सा आपको रेशो कम दिखाई देता है, लेकिन वो सिर्फ इब्तिदाई 6 माह जो है वो आपको कम दिखाई देंगे, इसलिए कि उन 6 माह के दरमियान जो है वो सख्त लॉकडाउन था और तमाम सरगर्मियां जो है महदूद थी, जिसके बायस जो है क्राइम रेशो भी जो है कम दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही जुलाई का महीना शुरू हुआ और आमदोरफ्त में इजाफा किया गया, थोड़ी ढील दी गई लॉकडाउन के अंदर, तो उसके बाद से ही जराइम की वारदातों में इजाफा होना शुरू हो गया। सिर्फ अगर हम गुज़िश्ता माह को अगर देखते हैं नवंबर के अंदर, तो तकरीबन 5000 से ज़ायद जराइम की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। एक तो ये है कि शहरी जो है वो रिपोर्ट करने भी नहीं जाते, जिसके बायस जो है ये एक एक्चुअल तादाद जो शहर के अंदर होती है, एक डेंसली पॉपुलेटेड कराची है जिसके अंदर करोड़ों की तादाद में लोग हैं, तो बड़े मुआशरे के अंदर क्राइम भी जो है वो ज़्यादा होता है। आपने बताखोरी की बात की, अगवा बराए तावान के केसेस भी सामने आए इस गुज़िश्ता इस रवां बरस के अंदर, तो तकरीबन 5000 वारदातें सिर्फ गुज़िश्ता माह के अंदर रिपोर्ट की गई। अगर मोबाइल छीनने की वारदातें सबसे ज़्यादा की जाती हैं और साल 2020 की अगर आप बात करें तो सिर्फ मोबाइल, हमने स्टैट्स तो दिए सारे, क्योंकि हमने देखा है कि ओवरऑल ये बढ़ गए हैं गुज़िश्ता चंद हफ्तों में, चंद महीनों में, जो कि पहले बड़ा बेहतर हुआ था। मतलब 2014 में कराची दुनिया में 6ठे नंबर पर था, फिर 103 पे आ गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ गुज़िश्ता 1 साल में कि दोबारा से क्राइम बढ़ गया, दोबारा से रेशो बढ़ रही है, दोबारा से मामला अंडर कंट्रोल नहीं हो रहे हैं? इसकी बेसिक वजह कहाँ पर आपको नजर आ रही है? बिल्कुल जी, इसकी वजह तो यही है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो कारकर्दगी हैं सिर्फ ज़बानी खर्ची दिखाई देती हैं और अहकामात ज़रूर दिए जाते हैं, लेकिन तकरीबन 109 पुलिस स्टेशन हैं कराची के अंदर और 109 के साथ जो है 5 ख़वातीन पुलिस स्टेशन, 114 पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी अगर अपने उनके इलाकों देखा जाए तो रोज़ाना औसत निकाली जाए तो तकरीबन 150 से 180 के दरमियान रेशियो जो है वो डेली का निकलता है, जिसमें क्राइम की वारदातें रिपोर्ट होती हैं। पुलिस मौजूद जरूर रहती है, हिकमत अमली भी अपनाई जाती है, लेकिन खातिर ख्वाह जो है उसकी कारकर्दगी दिखाई नहीं देती। आपने मंशियात फरोशों के हवाले से भी बात की, जिसके लिए गुज़िश्ता हफ्ते ही जो है वो एडिशनल आईजी कराची की जानिब से अहकाम जारी किए गए, निशानदेही भी की गई। 1000 जो है वो जराइम पेशा लोग मंशियात फरोशी के अंदर भी मुलविस हैं, ऐसे ठिकाने हैं जिनको ख़त्म किया जाए, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में ली जाए। बेसिक वजह जो है वो यही है जराइम की कि मंशियात से लोग जो मुंसलिक होते हैं वो अपनी मंशियात की आदत को पूरा करने के लिए, और बेरोजगारी, उसके बाद लॉकडाउन के बाद जो है वो लोगों का ये ना होना, ये तमाम तर चीज़ें जो है इन्फ्लेशन रेट जो है ये मुतासिर करती है जराइम को बढ़ाने के लिए। दूसरी जानिब पुलिस का भी यही कहना है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया और लोगों के जो काम वगैरह नहीं था और मंशियात के आदि की जो लोग हैं उनकी तादाद ज़्यादा हुई है, जिसके बायस ये क्राइम रेशो जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन आखिरी अगर 5 माह देखें इस साल के रवां साल के, तो उसमें क्राइम रेशो जो है यकीनन बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हज़ारों की तादाद के अंदर लोग जो है वो अपनी कीमती चीज़ों से महरूम है। दूसरी जानिब रेशो बढ़ा भी है और रिकवरी जो है वो कम हुई है। रिकवरी कम होना भी जो है वो एक सवालिया निशान है, इसलिए कानून नाफिज करने वाले इदारे कहते हैं कि रेट बढ़ रहा है, लेकिन उसकी कलाकुमी के लिए भी तो अगर कोई इक़दाम किए जाएँ। बिल्कुल सही कहा है आपने, उसकी कलाकमी के लिए भी कुछ इकदाम किए जाएं। जावेद कामखानी, ये बताइएगा कि जो हम भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान की बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सीरियस है और गुज़श्ता कुछ दिनों से ये बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहा है। इस पर पुलिस कुछ एक्शन ले रही है, कुछ काम कर रही है, ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है? क्योंकि दिस इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन कि अगर हमारी ताजर बरादरी परेशान होती है या वो इफेक्ट होती है। बिल्कुल जी, अगर ताजिर बिरादरी की बात की जाए तो कराची के अंदर 6 तो इंडस्ट्रियल जोन है, इसके अलावा बड़ी और तिजारती मराकिज़ भी मौजूद है, जहां पर जो 2013 के अंदर ऑपरेशन शुरू हुआ था उसके बाद 2014 के अंदर वाज़े कमी देखी गई कि बत्ताखोरी के वाक़यात जो है वो बिल्कुल बतदरीज जो है वो डाउन साइजिंग की तरफ गए और डिक्रीज होते गए और कम हो गए बिल्कुल। लेकिन अब दोबारा से जो है वो इस
आप कह लें कि हुकूमत की तब्दीली या जो फैक्ट एंड फिगर के तहत जो ऑपरेशन किया गया था वो आदाब जो है उन्होंने हासिल किया। उसके बाद जो है कुछ रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का अमल दखल कम होता हुआ दिखाई देता है। दूसरी जानिब पुलिस की हिकमत अमली भी जो है वो थोड़ी सी मुतासिर कुन दिखाई देती है, जिसके बायस जो है ये बताखोरी के वाकयात जो है वो दोबारा लग रहे हैं। और लेकिन बेसिक वजह माहिरीन का यही कहना है कि उसमें इन्फ्लेशन रेट है, बेरोजगारी है। शुक्रिया आपका, आप हमें बता रहे थे इस तमाम सिचुएशन से जावेद कायम खानी, तो उनकी बातों से जावेद की यही लग रहा है कि हुए क्राइम रेट में कराची बेहतर हुआ तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया, ऑपरेशन, पुलिस थोड़ी इजी हो गई, जिसके बाद दोबारा से ये मामला बिगड़ रहा है। अच्छा, मुझे उनके कुछ पॉइंट्स वैलिड भी लगे। लॉकडाउन था, 3-4 माह लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे थे, जब पूरा एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी तो उसमें क्राइम उस तरह से रिपोर्ट नहीं हो सके या ग्राफ में नहीं आ सके। तो इसका मतलब हुए भी नहीं क्योंकि लोग बाहर नहीं थे और उस तरह से सामने भी नहीं आ सके क्योंकि लोग रिपोर्ट भी नहीं करते। ये दिस वाज द सेकंड पॉइंट। तो मुझे नहीं लगा कि फिर सिचुएशन बेहतर हुई है बुज़र। मुझे लगता है कि ग्रेजुअली देखा जाए 2013 से खौफ में, हाँ 2013 से 2020 तक बेहतर हुई है, लेकिन अब क्यों खराब हो रही है? कंपैरिजन 19 और 20 का कर रहे थे, मुझे लगा कि अभी भी सिचुएशन कोई बेसिकली अलर्ट जारी हो चुका है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को, इंतजामिया को, जो पुलिस है उसको अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर ऐसे वाकयात बढ़ रहे हैं तो इस पर जरूर नजरसानी करनी चाहिए, सिर्फ रिपोर्ट्स की हद तक नहीं, इस पर ऑपरेशनली काम करना चाहिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शहर में जब हम बात कर रहे थे कराची में क्राइम सिचुएशन की, तो वहीं पर भत्ताखोरी के वाकयात के हवाले से भी बात हुई, जिससे कारोबारी शख्सियात बहुत परेशान हैं। और अभी रिसेंटली जो एक इंसिडेंट पेश आया है, जिसका थाना जो है वो न्यू टाउन है, मतलब उस एरिया की हदूद, मुबैना तौर पर वहाँ पर एक बिल्डर को 50 लाख रुपए भत्ते की पर्ची मिली है, जिसके बाद वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बिल्कुल, मुतासर बिल्डर इमरान ने पुलिस को बताया है कि जमालुद्दीन अफगानी रोड पर अपने दफ्तर में पार्टनर अशरफ और मुलाजिम मोहम्मद इमरान के साथ मौजूद था और इस दौरान 2 मुल्ज़मान पिस्तौल और ग्रेनेड हाथ में थामे दफ्तर में घुस गए और फिर वहां पर उन्होंने ये कार्रवाई की, जिस पर अब ये रिपोर्ट हुई है। ये मामला एक नहीं है, ये मामला गुज़िश्ता कई साल से हमने देखा है कराची में भत्ताखोरी होती थी, बहुत से लोग परेशान हुए, उनके कारोबार तबाह हो गए, बहुत से बड़े बड़े हादसा हुए। और इसके साथ साथ बल्दिया फैक्ट्री जो है वो सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है कि कराची में भत्ताखोरी पर क्या क्या किस हद तक जाते रहे हैं लोग और ये क्रिमिनल्स। तो इस पर हम बात करेंगे क्योंकि ये एक बार फिर इशू उठ चुका है। सीनियर वाइस चेयरमैन हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद के ख्वाजा मोहम्मद अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब वक्त देने के लिए। और ये जो इंसिडेंट अभी हम जिक्र कर रहे थे कि एक बिल्डर के साथ 50 लाख रुपए भत्ताखोरी का हवाले से एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ओवरऑल सिचुएशन कहिएगा कि क्या है, भत्ताखोरी क्या फिर से सर उठाने लगी है, क्या फिर से कराची को हम कई सालों पीछे लेकर जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने इतने अहम मौजू के ऊपर आज अपने प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। अगर हम इस मौजू को पिछले 5 साल पहले देखें तो जो बुरी सूरत हाल थी, उस सूरत हाल को देखते हुए और इस 5 सालों को देखें तो बहुत फ़र्क था। इसमें हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रेंजर्स, पुलिस ने अहम किरदार अदा किया और आज हम सुकून का सांस ले रहे थे। और दुनिया भर में जो हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उनको हम पाकिस्तान वापस लेकर आए थे। अगर मैं बात करूं आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले की, तो हमारे मोर देन 600 मेंबर्स थे आबाद के, जो आज 1300-1400 मेंबर्स हैं और वो शहर में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और बिलियन और ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और मईशत ग्रो करती है। मैं प्राइम मिनिस्टर विजन की बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर भी ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो वाहिद इंडस्ट्री है जो लोगों को रोजगार दे सकती है। आज जब लोगों को रोजगार मिलने लगा, लोग इसमें इंटेक्ट हुए, दुनिया भर से पैसा आया और यहाँ इन्वेस्ट हुआ, तो उसके बाद ये दोबारा से भत्ते का सिलसिला शुरू हुआ। हमारे एक मेंबर जिनके दफ्तर में कुछ लोग आए, उन्होंने असले के ज़ोर पे उन्हें ज़ोदोकोप भी किया और उनसे मोबाइल्स भी छीने और उन्हें एक भत्ते की पर्ची भी देकर चले गए। अगर इसको इस स्टेज पे ना रोका गया और इसको आगे बढ़ने का मौका दिया गया तो यकीन कीजिए कि इस शहर में वापस दोबारा वही बिल्कुल ख्वाजा साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर यहीं पर इसको ना रोका गया तो ये मामला फिर से बढ़ जाएगा। ये बताइए कि ये जो एक वाकया है ये तो हमें बता रहा है कि ये बहुत सिचुएशन के बाद फिर बिगड़ सकती है। जब मामला बहुत ख़राब थे कराची के और उसके बाद रेंजर्स और ओवरऑल जो गवर्नमेंट है उसने बहुत कोशिश की, मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो गए और अब एका दुका ऐसे वाक़े नज़र आते हैं,
तो आप बताएं कि इस वक्त क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, आपकी कोई बात हुई है गवर्नमेंट से दोबारा, रेंजर्स से और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं कि इस पर दोबारा से कार्रवाई की जाए? जी, इस सिलसिले में हमारे मेंबर, हमारे बिल्डर जो हैं इमरान जुमानी साहब, उससे उनसे भी बात हुई है और हम रेंजर से भी और पुलिस से भी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों से राब्ते में हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इसको एज सुन एज पॉसिबल इसको रिजॉल्व कराया जाए और इसको रोका जाए, क्योंकि इस स्टेज पे इसको रोकना इंतहाई ज़रूरी है। अगर इसको बढ़ने का मौका दिया गया तो यकीन कीजिए कि ये फिर रुकने वाला नहीं है सिलसिला। पैसा और पानी ये अपना रास्ता खुद बनाता है और ये खुद कहीं ना कहीं निकल जाता है। आज दुनिया भर में आपको $2.5 लाख जी 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 सर, $2.5 लाख के एवज जो है टर्की आपको $2.5 लाख के एवज आपको जो है टर्की नेशनलिटी की ऑफर करता है। $5 लाख के एवज आपको अमेरिका नेशनलिटी की ऑफर करता है। जिन लोगों को हमने दुनिया भर से आज जमा किया है, आज वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मजीद खराब हुई तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि थोड़े अरसे में ये पैसा वापस निकल जाएगा और इन लोगों को रोकना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये इंतहाई अहम और संगीन नौयत का मामला है, इस पर फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। मैं डीजी रेंजर साहब से भी अपील करूंगा कि इसको ज़रा सा प्रायोरिटी पे लें और इस मसले को जितनी जल्द वो रिजॉल्व करें ताकि लोगों का एक एतमाद बहाल हो। हमारे मेम्बरान में बहुत बेचैनी है और वो इस मामले को लेकर बहुत परेशान है। बिल्कुल सही। और इसको जितनी जल्दी हो इसको रिजॉल्व किया भाई साहब, आपने कहा कि इसको जितनी जल्दी हो रिजॉल्व किया जा सके। आबाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर तमाम इश्यूज के हवाले से बात की जाती है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर या तो सिस्टम के साथ एक ब्रिज का रोल प्ले करती है या इश्यूज को हाईलाइट करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो क्या आपकी कोई मीटिंग सेटअप हुई है इन रीसेंट इंसिडेंट्स के बाद कि कुछ लाया अमल अपनाया जाए, ऑन बोर्ड हम भी आ जाएं, मतलब आबाद भी आ जाए और ऑन बोर्ड फोर्सेस भी आ जाएं जिन्होंने सिक्योरिटी फराहम करनी है? कुछ ऐसा सेटअप हो सका है गवर्नमेंट के साथ? बहुत शुक्रिया। इस सिलसिले में हमने तमाम इदारों को लेटर्स लिख दिए हैं, उनसे मीटिंग का वक्त मांगा है और आपके चैनल के तवज्जुह से भी मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हमें जल्द अज जल्द जो है इसके लिए टाइम दिया जाए ताकि हम अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें, हम अपनी परेशानी उनको बता सकें और इस मसले को, क्योंकि हमारे मेम्बरान में बहुत बेचैनी की कैफियत है। अगर आज इसको ना रोका गया तो यकीन कीजिए शहर में सिर्फ बिल्डर्स ही नहीं और भी सनतकार दूसरे तमाम लोग जो हैं इसकी लपेट में आ जाएंगे और फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, संभालना फिर मुश्किल हो जाएगा। एक चीज़ और जिस पर हम बात करें आपसे कि ये जिस तरह से आपने बात की है कि हमारी तमाम इंडस्ट्रीज़ बहुत बढ़ रही हैं, बड़े मामला बेहतर हो रहे हैं और अब एक बार फिर कराची और फिर पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है, तो जैसे चीज़ें बेहतर होती हैं वहीं पर क्रिमिनल माइंडसेट भी आ जाते हैं, वो भी अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसमें डिस्ट्रप्शन पैदा हो। अब ये बताएं कि जो आपकी ताजर कम्युनिटी है उसको भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये आपने एसोसिएशन बिल्डर्स की बात की, ओवरऑल भी ताजर के हवाले से अगर बात करें टोटल जो ओवरऑल जो सिचुएशन है कराची की उसमें किस हद तक बेहतरी आई है? देखिए, इससे पहले अगर हम बात करें तो शहर की सूरत हाल काफ़ी बेहतर थी, जिसमें मैंने पहले भी कहा कि रेंजर्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने काफ़ी अहम किरदार अदा किया और काफ़ी बेहतर चल रहा था। लेकिन कुछ थोड़े से टाइम से मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारे पास जो लॉ एंड ऑर्डर की कमेटी है जिसके एक कन्वीनियर हैं आसिफ समसम साहब, उनके पास भी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं और इसी हवाले से कुछ लैंड ग्रेबिंग के हवाले से आज अब ये भत्ते की भी पर्ची आई है और इस सिलसिले की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम इसको अर्ली स्टेज पे कंट्रोल कर लें तो यकीन कीजिए लॉ एंड ऑर्डर बेहतर रहता है। दुनिया भर से जो पैसा आ रहा होता है उसमें इजाफा होता है, आप फॉरेन रेमिटेंस वसूल कर रहे होते हैं बेहतर सूरत हाल में। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब हो जाए तो जो हमारे NRPs हैं, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, उनका एतमाद भी कोलैप्स कर जाता है। बिल्कुल सही, एतमाद कोलैप्स कर जाता है मार्केट में। और फिर इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, सरमायाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जब एतमाद जिसे कहते हैं ना कि शेक कर जाता है तो फिर मार्केट में पैसा उस तरह से नहीं आ पाता और डेफिनेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मईशत के ऊपर एक बड़ा असर पड़ता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है ख्वाजा साहब, एंड आई रियली होप कि आपने जो लेटर्स लिखे हैं डिफरेंट इदारों को, आपको रिस्पांस मिले, वहां से मिलकर कोई ऐसा लाया अमल अपनाया जाए कि हम दोबारा कराची को उस तरफ ना धकेल दें बल्कि अमन की तरफ ही रहें, सिचुएशन बेहतर की तरफ ही। बिल्कुल, और इसके साथ हमने ये भी देखना है कि अगर कराची के हालात बेहतर हुए थे और फिर उसमें कमी आ रही है, दोबारा से मामला बिगड़ रहे हैं, तो इसमें कौन कसूरवार है? इसमें क्या आपकी लेथार्जिक एटीट्यूड है या फिर आप लेजी हो गए हैं या फिर आपने ईजी ले लिया सिचुएशन को? क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में जब कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है तो आप ईजी नहीं ले सकते हैं, हर वक्त बहुत अहम है, हर मोमेंट बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान रिलाय करता है कराची इकॉनमी में। अगर कराची इकॉनमी डिस्टर्ब होगी तो पाकिस्तान में डिस्टर्ब हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली खबर की तरफ चलेंगे। पिस्ता खाएं, सेहत बनाएं।
अच्छा जी। आज मैंने तहैया किया है कि लोगों की सेहत बनवानी है। पहले हमने वो चम्मच डिस्कस किया, अब हम पिस्ते की बात कर लेते हैं जी। पिस्ता सर्दियों में एक सौगात से कम नहीं है, और स्पेशली जब ये आपका फेवरेट हो तो आप इसकी तारीफें करते नहीं थकेंगे। तो आप देखिएगा आज मैं इसकी कितनी तारीफें करती हूँ। बिल्कुल, बनती भी है वैसे, क्योंकि पिस्ता बहुत लोगों का फेवरेट ड्राई फ्रूट तो वैसे भी लोगों को पसंद आता है, लेकिन पिस्ता उसमें एक ऐसी चीज़ है, इसमें मतलब पिस्ताशू जो लोग खाते हैं उसमें आप आइसक्रीम है या डिफरेंट फ्लेवर्स में भी उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खासकर अगर सिर्फ ड्राई फ्रूट की बात करें तो ये बहुत से अफराद नहीं जानते कि पिस्ते खाने से किस कदर अहम तिब्बी फ़वाइद भी उनको हासिल हो सकते हैं। बाकायदा साइंसी तहकीक के बाद पिस्ते के ये फ़वाइद सामने आ रहे हैं जिन्हें किसी भी तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा, अभी आपने जैसे जिक्र किया अबूजर, तो मुझे याद आया कि मैं आइसक्रीम खाती हूँ तो पिस्ताशियो में खाती हूँ। मैंने कोई भी चीज़ खानी हो, मुझे मिठाई के ऊपर पिस्ता लगा हुआ बहुत पसंद है। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स जिसमें आप पिस्ता कंज्यूम करते हैं, और गजाइत से ये भरपूर होता है। ऑब्वियसली छिलकों के बगैर ये खाया जाता है, और एक प्याली पिस्ते में 159 कैलोरीज यानी कि 5.72 ग्राम्स प्रोटीन होता है, उसमें 13 ग्राम्स फैट्स होते हैं, 3 ग्राम्स फाइबर होता है, 7.70 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 34 मिलीग्राम मैग्नीशियम और 291 मिलीग्राम पोटेशियम मौजूद होता है, जो आपको हेल्दी बनाता है। बेसिकली आप ये देखें कि अगर आप पिस्ता खा रहे हैं तो बहुत से मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स आपको इसके साथ साथ मिल रहे हैं, जो कि आपकी जिस्मानी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। एक बहुत अच्छा फूड सप्लीमेंट ये हो सकता है कि अगर आप पिस्ता खाते हैं, लेकिन उसकी जो मिकदार है वो आपने महदूद ही रखनी है, क्योंकि ज़्यादा खाने से एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हमेशा हम जब भी किसी फ्रूट, वेजिटेबल या ड्राई फ्रूट का जिक्र करते हैं, किसी भी खुराक का, तो हम ये कहते हैं कि आपने इसका एक्सेस में नहीं जाना, तो फिर जितना आपने खाना है थोड़ा खाएं और उसके फ़ायदे उठाएं। बिल्कुल, दिमागी नशोनुमा के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। कम कैलोरीज होती हैं, आपको गज़ाई हरारों यानी कि कैलोरीज जिसे उर्दू में गज़ाई हरारे कहा जाता है, उसकी वजह से जो परेशानी होती है ना कि वज़न बढ़ जाएगा। कैलोरी काउंट करते हैं तो उसमें ये बड़ा अच्छा। तो डाइट डिपेंड करती है कैलोरी काउंट के ऊपर। आप किसी भी डाइट का जिक्र कर लें तो वो आपकी बॉडी टाइप के हवाले से आपकी कैलोरीज निकालेंगे पर डे, और फिर उससे ज़्यादा आप कंज्यूम नहीं करते। 50 पिस्तों में सिर्फ 159 कैलोरीज होती हैं, तो 50 तो मुझे लगता है वैसे ही थोड़ा उसमें आ जाता है। हाँ, तो लोग 10, 12, 20-25 अगर आप खा लें तो मतलब आप कैलोरी काउंट आपका फिर भी नॉर्मल रहेगा, 159 कैलोरीज कुछ भी नहीं होती हैं। फिर इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है, हर तरह के मुफीद एंटीऑक्सीडेंट्स इससे भरपूर होते हैं, मतलब पिस्ते में। और एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर और दिल के अमराज को दूर रखकर हमें तवाना और सेहतमंद भी रखते हैं। तो फिर अगर आप ये खा रहे हैं तो आपकी जो मर्ज़ हैं, बहुत से मर्ज़ जिसमें कैंसर भी इसमें शामिल है, उसको भी आप दूर भगा सकते हैं। आंखों के लिए बहुत मुफीद है जी पिस्ता। अगर आप ले रहे हैं तो आंखें, आपकी जो बिनाई है वो बिल्कुल ठीक रहेगी, और ख़ास तौर पर एजेड लोगों में जिनमें डायबिटीज़ के बाद डेफिनेटली मोतिये का प्रॉब्लम आ जाता है, आंखों में उतर आता है, उससे जो है वो इसको रोकथाम करने में पिस्ता जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ऑल्सो इट हैज़ विटामिन बी जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग रखता है। तो पिस्ता आंतों की हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके अंदर जो फाइबर है वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेहतरी भी आ सकती है, आपके इंटेस्टाइन्स के प्रॉब्लम्स हैं अगर वो भी आपके इससे हल हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन का अगर आपको मसला है तो फिर वो भी आप पिस्ता की एक महदूद मिकदार है वो आप खाएँ तो आपको कॉन्स्टिपेशन से भी मसला हल हो जाएगा। पिस्ते खाने से मैदे में मुफीद बैक्टीरिया जो होता है, उसकी मतलब रीज़न ये है कि उसके बैक्टीरिया की तादाद अगर बढ़ती है और उससे कई फ़वाइद भी हासिल हो सकते हैं। और प्रोटीन की ज़रूरियात भी आपकी सिर्फ अगर ये आप पिस्ताशियो खाते हैं तो वो भी पूरी हो सकती है। बिल्कुल, और जो लोग गोश्त नहीं खाते और प्रोटीन की ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं तो वो पिस्ते खाएं और शौक से खाएं। और इसकी वजह से ये भी एक इसकी रीज़न है कि एक पिस्ता 21% जो है वो प्रोटीन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एंड देयर आर, जैसे अभी हमने जिक्र भी किया कि गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज। तो गुड बैक्टीरियाज अच्छे होना, स्ट्रॉन्ग है, आपकी इम्यूनिटी को बिल्टअप करते हैं, तो इनडायरेक्टली पिस्ताशियो जो है वो आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और एक और सर्वे के मुताबिक वज़न में कमी के लिए पिस्ता ज़रूर बना है। तो अगर आप अच्छी डाइट रखना चाहते हैं, अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो फिर आप पिस्ता खाएं। और अमेरिका में 12 साल तक की गई एक मुताले के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि पिस्ते खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और ब्लड प्रेशर भी मुनासिब रहता है, और इससे आपको अगर हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी दूर होते हैं। तो फिर हेल्दी डाइट है, वज़न भी कम हो रहा है, आप हार्ट डिजीज़ से भी बच रहे हैं, ब्लड प्रेशर भी आपका कंट्रोल रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर रहता है। तो फिर बेसिकली एक बड़ी ज़बरदस्त बैलेंस डाइट है पिस्ता में। बिल्कुल, और ये इतनी अच्छी डाइट है, इतनी अच्छी डाइट है कि अबू ज़रा आप मुझे वादा
करें कि आप मुझे खिलाएंगे। बिल्कुल खिलाएंगे। आप और मेरे मेरे को ख्याल में आएंगे ड्राई हैं, फ्रूट, और ये ड्राई इसी फ्रूट तरह तो एक वैसे दूसरे भी का ख्याल रखना मुझे बड़ा चाहिए। पसंद है, मैं तो गर्मियों में भी खाता हूँ ड्राई फ्रूट और अक्सर यहाँ पे अक्सर लोग ये जब खा रहे होते हैं अपना वो बॉक्स जब बाहर निकालते हैं तो मैं तो बस फिर ऐसे बैठ जाती हूँ और देख रही होती हूँ बुजुर्ग क्योंकि कब वो मुझे ऑफर करें और मैं उसमें से निकाल के अपना अच्छा, हिस्सा उसमें खाऊं। ज़्यादातर मुझे काजू पसंद है, लेकिन आप पिस्ता भी उसमें ऐड करने क्योंकि आगे जो रिपोर्ट है बड़ी ज़बरदस्त है और उसको देखते हुए लगता है कि उस बॉक्स में अब हमें पिस्ताशियो ज़रूर ऐड करना चाहिए। और आपके बॉक्स में पिस्ताशियो है या नहीं, दैट मीन्स कि आपकी रूटीन में है या नहीं, ये आपने डिसाइड करना है। रख लीजिए, अच्छा जरूरी है, सेहत और आपको बनी भी अच्छी खिलाएंगे और रहेगी। आपके बॉक्स में भी शामिल करवाएंगे, जो कि नहीं है लेकिन फिर भी आप शामिल करना चाहिए। चलिए जी, बिल्कुल, एक ब्रेक लेंगे फिर मिलते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का हिस्सा बन गया और मैं कहूंगी जीनत बन गया। और ये इतना कॉमन वर्ड है, इतना कॉमन वर्ड है जो अबूजर मुसलसल बोल रहे हैं। अच्छा, वाकई? और आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, वाकई ये कब हुआ है? अच्छा, ये हो गया है जी। अच्छा जी, बिल्कुल। अब अच्छा जो है वो उर्दू का वर्ड नहीं रहा या हिंदी का वर्ड नहीं रहा, ये अब इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड बन चुका है और इसको अब इंक्लूड कर लिया गया फॉर्मली। और ये कल बहुत बड़ी खबर इसलिए थी क्योंकि ये एक तो पहला वर्ड नहीं है लेकिन बहुत रूटीन में यूज़ होता है। और अगर कोई भी फॉरनर जो कि उर्दू लैंग्वेज या इंडियन लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज को नहीं समझता, उसको अच्छा का मतलब ज़रूर पता लग जाए। अच्छा इज सच अ वर्ड जिसको आप डिफरेंट एक्सप्रेशंस में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, खुशी में अगर आपने अच्छा कहना हो तो मुझे कैसे कहते हैं? अच्छा। अच्छा, ऐसे कहते हैं, ऐसे नहीं कहते। अच्छा, थोड़ा एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। अच्छा। और हैरत का इजहार आपने करना हो तो वो कैसे होता है? नहीं, वो तो होता है जी, अच्छा, वाकई। और फिर और अभी आपने मुझे एक अच्छा सुना दिया। दूसरा वाला मैंने सुना दिया आपको, वो है ये जी, अच्छा, सही। अच्छा, आई लाइक टॉक टू द हैंड एंड इग्नोर। Anyways, it's a strong word और कॉमन लैंग्वेज हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसके अलावा बहुत से वर्ड्स थोड़े से अगर मैं बता दूं कि अच्छा के अलावा ये पहला वर्ड नहीं है, इससे पहले अब्बा भी इंग्लिश वर्ड को कंसीडर कर लिया गया है, वो भी इंक्लूड। और इसके अलावा तकरीबन 12 से 14 वर्ड्स हैं ऐसे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ कर लिए गए हैं और थे वो उर्दू के वर्ड। बिल्कुल। अब लेटेस्ट जो है वो जैसे क्वारंटीन का एक वर्ड बहुत कॉमन हो गया पूरी दुनिया में, तो उसके अंदर भी उन्होंने क्वारंटीना जो है वो दैट बिकेम पार्ट ऑफ द डिक्शनरी। मेरे ख्याल से जो नॉर्मल एंड कॉमनली यूज्ड एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हैं, इट शुड बी कंबाइंड इन अ जनरल डिक्शनरी, है ना? और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, अटेम्प्ट अच्छी है कि आपने जो वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, उर्दू बहुत दुनिया बोलती है, तो अगर वो बोलने वाले वर्ड्स अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में यूज़ कर लें तो ये पॉजिटिव जेस्चर है और ये एक अच्छा हुआ कि अच्छा हो। और अगर कंबाइन होना शुरू हो गई डिक्शनरी तो यकीन जानिए हमारी उर्दू की डिक्शनरी जो इतनी होती है ना वो इतनी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बायलिंगुअल हैं। तो कौन कौन से वर्ड्स मोस्ट फ्रीक्वेंट उसमें ऐड होना शुरू हुए तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो अच्छा जी, अब हम चलते हैं। हाँ, अच्छा हम चलते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा अच्छे तरीके से और अच्छा खाइएगा, अपना अच्छा ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।